बैठ जाओ। आपके बीच में बहन जी इनको जगह दे दो आने के लिए। आ जाएंगे। एक बच्चा जगह दे दो, वहां से बना दो, आ जाएगी। भीड़ में से हटा दो। ये मीडिया के साथी जरा अपनी व्यवस्था खुद कर ले, इधर आ जाए, वहां डिस्टर्ब ना करें। थोड़े से आगे आके यहाँ बैठ के आराम से बना लें। स्क्रीन को करवाते बैठे बाकी लोग बैठे। सबसे पहले तो मैं माला के साथियों का और इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, मैं अपने उन सभी साथियों का, यहाँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हमारे सम्मानित कार्यकर्ता नेतागणों का और भाई अनु पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां आने का मौका दिया। साथ साथ इस मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के, प्रदेश के जाने माने सभी सम्मानित वक्तागणों का, जिनमें बहुत ही सीनियर बड़े भाई के रूप में यहां उपस्थित रामेश्वर पवन जी और नीरज भाई पटेल जी, राकेश लोधी जी, रामनिवास वर्मा जी, सुनील निषाद जी और तमाम वो साथी जो यहाँ उपस्थित है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं ये मानता हूं कि आपको लंबा समय हो गया, ये बात सच है, किसे छिपावा नहीं। और बारिश भी बहुत तेज आई है बाहर, ये भी मैं देख पा रहा हूं। लेकिन दुनिया की कोई बारिश, दुनिया की कोई आंधी, दुनिया का कोई तूफान आने वाले समय में बहुजन समाज का रास्ता नहीं रोक सकता। ये मेरा कथन आने वाले 5 से 7 साल में अटल सत्य भारत में होगा। मेरी बात को आप लोग याद रखें। अगर आप 15 से 20 मिनट आराम से बैठ जाएंगे तो मैं आपसे अपनी बात रखवाऊंगा। अगर आप अनुशासन तोड़ देंगे तो मैं ये बात स्वीकार कर लूंगा कि बारिश में ज्यादा जोर है और मेरी आवाज में, मेरे संघर्ष में कम जोर है। मैं इस बात को मान लूंगा और स्वीकार कर लूंगा। मैं जानता हूं कि हम बहुजन समाज के लोग तमाम तरह की मुसीबतें सहके, रूखा सूखा खाकर अपने घरों को चलाने का काम करते हैं। सुबह से शाम तक खूब मेहनत करते हैं, खूब कठिनाई उठाते हैं, तब जाकर हमारे घरों तक या हमारे भूखे पेटों तक खाना पहुंच पाता है।
अगर तापमान अच्छा हो जाए तो कुदरत ने ऐलान भेजा है कि जैसे नीरज भाई ने जब कहा कि ये बहुजन आंदोलन की सबसे मजबूत धरती होगी, तो ये बारिश दवाई दे रही है कि आने वाली फसल भी शानदार होगी, बहुजन समाज के लिए ताकतवर होगी। सम्मानित साथियों, अपनी बात को शुरू करते हुए मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। मैं नमन इसलिए करता हूं कि मैं उनके योगदान को याद रखना चाहता हूं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। और इतिहास को जानने के लिए इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, और मैं आज आपको इतिहास के पन्नों में ले चलूंगा। सर्वप्रथम तो जिन महान पुरुषों की जयंती में हम लोग कार्यक्रम मना रहे हैं, महामना भारतीय राजनीति के कबीर कहे जाने वाले विश्वोत्तर रामसू वर्मा जी, और जिनकी आज जयंती है, जिनकी वजह से 52% पिछड़े वर्गों के घरों में तरक्की का चिराग जला, मैं माननीय बीबी मंडल जी को भी नमन करता हूं। आप जानते हैं, और ये बात उन लोगों को समझनी है जो नौजवान हैं। पुराने सब लोग तो जानते हैं कि बहुजन समाज संगठित कैसे हुआ, पुराने सब लोग तो जानते हैं कि बहुजन समाज में भाईचारा कैसे बना, और पुराने सब लोग तो जानते हैं कि जातियों में हमें बांट के कौन हमारा हिस्सा खा रहा है, और जातियों को अगर तोड़ के हमने बहुजन समाज में भाईचारा स्थापित कर लिया, तो फिर हम इस देश में हाथ फैलाने वाले नहीं, देने वाले लोग बन जाएंगे, ताकतवर लोग बन जाएंगे। वो दिन भी हमसे दूर नहीं होगा। सम्मानित साथियों, मैं आज याद करता हूं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, मैं आज याद करता हूं जननायक कपूरी ठाकुर को, मैं आज याद करता हूं बाबू शिवदयाल चौरसिया जी को, मैं आज याद करता हूं संत रामवीर प्रजापति जी को, मैं आज याद करता हूं संत काके जी महाराज को, मैं आज याद करता हूं नारायण गुरु को। और जब तक पेरियार लाल यादव, टीवी पेरियार रामानंद स्वामी जैसे महान पुरुषों का नाम नहीं आएगा, और उनके साथ साथ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब का नाम नहीं आएगा, ये परिवार बहुजन परिवार एकजुट नहीं होता। इतिहास को याद करो साथियों, बहुत अच्छे अच्छे वक्त आपके यहाँ मौजूद है। जब आप इतिहास को याद करोगे तो सबसे पहले जिन लोगों ने कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षा और संघर्ष का रास्ता दिखाया, उनमें सबसे बड़ा नाम अगर किसी का आता है तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का आता है, मां सावित्रीबाई फूले का आता है, छत्रपति साहू जी महाराज का आता है। राष्ट्रपिता जाति ज्योतिबा फूले आज के समय में पिछड़ी जाति के रूप में जाने जाते हैं कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं जाति व्यवस्था में, और मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, सैनी, ये तमाम उनका वंश है। लेकिन उन्होंने तो अछूतों को, वंचितों को शिक्षित करने का काम किया, उन्हें अपना परिवार मान के पढ़ाने का, आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे ही पूर्वी वंश में जन्मे छत्रपति साहू जी महाराज ने भी इन्हीं वर्गों को 1902 में आरक्षण की व्यवस्था कराकर मुख्य धारा में लाने का काम किया। जब 1902 में उन्होंने व्यवस्था कराई, तब ऑपरेस कम्युनिटी यानी कि बैकवर्ड के नाम से लोग जाने जाते थे, फिर इस आंदोलन को महामना रामसू वर्मा जी ने, बीबी मंडल
प्रजापति जी ने उनके समकालीन बहुत सारे महान पुरुषों ने इस आंदोलन को चलाने का काम किया। मैंने जिनके नाम लिए हैं वो सब आज की जाति व्यवस्था में पिछड़ी जाति से आते हैं। तो जाति के जो अधिकार आज हमें मिले हैं उसमें हमारे इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने तब आगे बढ़ के इस आंदोलन को चलाने का काम किया और फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने, माननीय दीना भाना वाल्मीकि जी ने, माननीय काशीराम साहब ने उस आंदोलन को कामयाबी के रास्ते में ले जाने का काम किया। साहित्य के रूप में संत ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो या तमाम बहुत सारे साहित्यकार हो जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया। आप ये महसूस करो, अगर वो आपका परिवार न होता तो आपकी तरक्की के लिए संघर्ष क्यों करता। उन्होंने संघर्ष किया, उसकी वजह से आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। और अगर आज ये सब पीढ़ी मिलके भाईचारा बना के, एकता बना के संघर्ष करेगी तो आने वाले समय में इनकी आंखों में न आंसू होंगे न इनके साथ जुल्म जाति कोई कर पाए। सम्मानित साथियों, आज का जो टॉपिक है वो जातिवाद जनगणना है। और जातिवाद जनगणना क्यों होनी चाहिए, इस बात को समझने के लिए समझिए कि दुश्मन बड़ा चालाक है। राजमानेश्वर पवन जी, आपने अपनी बात को जब रखा मैं सुन रहा था और आपने महामना रामसूर वर्मा जी के लिए कहा कि उनका नारा था कि राष्ट्रपति की या हो मजदूर की संतान और सबको शिक्षा एक समान। और आपको याद होगा मैंने पार्लियामेंट में इस बात को और मजबूती से उठाया और मैंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में तब सुधार होगा जब चाहे राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, राज्यपाल हो, केंद्रीय मंत्री हो, स्टेट का मुख्यमंत्री हो, स्टेट का मिनिस्टर हो, क्लास 1 का अफसर हो, क्लास 2 का अफसर हो, क्लास 4 का अफसर हो, विधायक हो, सांसद हो, प्रधान कक्षा ले रहा है, सरकारी सहायता ले रहा है, सरकारी पदों पर बैठा है, उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। जब एक टेबल पे एक तरफ मंत्री जी का बेटा बैठा होगा, उसके बराबर में किसान का बेटा बैठा होगा, उसके बराबर में मजदूर का बेटा बैठा होगा, उसके बराबर में डीएम का बेटा बैठा होगा, उसके बराबर में आईपीएस का बेटा बैठा होगा, तो बताओ स्कूल में फिर शिक्षा आएगी नहीं आएगी। और ये किसका नारा था? ये महामना रामसूर वर्मा जी का नारा था। उनका अनुयायी होने के नाते, अध्यक्षी होने के नाते मैंने पूरी ताकत से पार्लियामेंट में इस नारे को उठाने का काम किया, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारे महान पुरुषों ने जो बातें कही वो हल्की बातें नहीं। जिस तरह से बाहर की बारिश रुक गई, दुश्मन का काफिला भी आपकी एकता के आगे ऐसे ही रुक जाएगा। बहादुर याद रखो मेरी बात को, आपकी एकता का कोई तोड़ नहीं है। जिस दिन 85% लोगों में एक हो गया उस दिन देश में आपका राज होगा। जिस दिन आपका राज होगा तो नीति आप लोग बनाएंगे और जिस दिन नीति आप लोग बनाएंगे तो किसी का मकान टूटा नहीं होगा, किसी के घर में सुख सुविधा की कमी नहीं होगी, किसी को अपनी जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, किसी के साथ जुल्म जाति नहीं होगी। ये कभी होगा जब आप भाईचारा बनाओ। साथ साथ जब जाति और जनगणना विकास होगी तो मैंने पार्लियामेंट में हर भाषण में जाति और जनगणना होनी चाहिए इस बात को उठाने का काम किया है। मैं किसी में विकास नहीं करना चाहता, ये मेरा काम नहीं है, न मेरे पास समय है। लेकिन आप याद करो, जिन पार्टियों ने जाति और जनगणना का आरक्षण का झंडा उठा के उत्तर प्रदेश में और देश में चुनाव लड़ने का काम किया, हम बल्कि समाज के वोट लेने का काम किया, कई स्टेट में उनकी सरकारें हैं। बताओ क्या वो अपने जातिवाद जनगणना करा रहे नहीं करा रहे? बताओ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, नितेश भाई अपने बात अपने विचार में सुनाते हैं कि बघेलिया आएगा, जान दिखाएगा। इस बात को समझो, उनको आपसे वोट चाहिए, आपकी समस्याओं पर उनको मतलब नहीं है। जातिवाद जनगणना होगी तो ये पता लगेगा कि किसका हिस्सा कौन खा रहा है, किसकी
कि सबसे पहले बीबी मंडल जी का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि माथा टेको या मत टेको, लेकिन बीबी मंडल जी के संघर्ष को मत भूलो। और ये भी याद करो, बीबी मंडल जी को याद भी करना है। बीबी मंडल जी ने तो रिपोर्ट पेश की है कि 52% आबादी है, लेकिन धोखा करके सुप्रीम कोर्ट ने आपको 27% आरक्षण दिया। आज की मांग तो ये है, हमारे पार्लियामेंट में उठाई कि अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्रों में भी एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। बताओ, होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों होनी चाहिए, इस बात को समझिए। आप सब लोग टैक्स देते हैं, स्टेट को भी देते हैं, सेंटर को भी टैक्स देते हैं। अगर आप ₹1 का सामान खरीदते हैं तो उस पर 27% टैक्स है। यानी कि अगर किसी परिवार ने 1 महीने में ₹10,000 का सामान खरीदा तो ₹2700 सरकार के खाते में जाते हैं। आप ये महसूस करो, इन ₹2700 में से सरकार में देती क्या है? 4 किलो 5 किलो राशन, और उस राशन को देकर उस राशन को हम पे इस तरह का व्यवहार हमसे करती है और इस तरह से सलूक हमसे करती है जैसे उनके गुलाम। आप सब जिम्मेदार लोग हैं, बताओ। छोटा सा बच्चा बता देगा, अगर आपने किसी को ₹100 दिए और उसने ₹20 का सामान दे दिया तो किसका पैसा किसी तरफ बैठता है, बताओ? और जिसके ₹80 उसी तरह उसका बैठता है, या जिसने ₹20 का सामान दिया, किसकी आगे नीति होनी चाहिए? बताओ बताओ, किसकी आगे नीति होनी चाहिए? मगर यहां तो उल्टा हो रहा है। ₹2700 जिसको आप देते हो वो आपकी खान भी खींचता है और ₹200 का राशन देंगे आपको गुलाम बताने की भी बात करता है। और अगर कहीं आप उसको वोट ना दो तो आपको नमक हराम बनाने का काम भी करता है। और साथ साथ आपके बच्चों के भविष्य को, उनके अधिकारों को लूटने का काम भी करता है। वो निजीकरण करा के आरक्षण को खत्म करने का काम भी करता है। वो तमाम तरह के संविदा, लेटर एंट्री, आउटसोर्सिंग करके आपके बच्चे के भविष्य को जीरो करने का काम भी करता है। सम्मानित साथियों, इस देश में मानने से कुछ नहीं मिलता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लंबे समय से मांग हो रही है कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। एक बार मुझे हाथ उठा के दोनों ऐसे करके बताओ जो लोग चाहते हैं जातिवार जनगणना। ऐसे खोल के उठाओ, अब नीचे करो, दोबारा बताओ कितने लोग चाहते हैं जातिवार जनगणना होनी चाहिए? जरा एक बार आवाज में बताओ, संगठित होके बताओ। होनी चाहिए कि होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। आप जानते हैं, मुझसे कहा जाता था कि चंद्रशेखर तो नौजवान है, ये क्या कर लेंगे? बताओ, पार्लियामेंट में आपका झंडा बुलंद कर रखा नहीं कर रहा? बताओ, पूरे 100-700 MP एक तरफ और आपका ये अकेला बेटा एक तरफ, बताओ झंडा मजबूत है या नहीं है? तो सोचो, जिस दिन मेरे जैसे 40-50 वहां चले गए उसकी क्या होगा? सुनो, जिस दिन हम नारा लगाएगा जय भीम जय मंडल का, उसी दिन हमारे अध्यक्ष कानून बना दिए कि अब कोई नारा नहीं लगाएगा पार्लियामेंट में। हमने कहा मंडल का नारा अंदर भी लगेगा और मंडल का नारा सड़कों पर भी लगेगा। और ये जय भीम जय मंडल वाले इकट्ठा करके ये कमंडल वालों का ढक्कन भी बंद कर देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने एक और मांग उठाई थी। अगर आप गौर करेंगे कि आपके हितों की मांग है, मैं तो आपका हिस्सा हूं। मैंने कहा कि चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो, या डीएम, एसएसपी, सीओ दरोगा हो, या गांव का प्रधान हो, पीडीसी हो, विधायक हो, मंत्री हो या सांसद हो, उनका इलाज सरकारी
अस्पतालों में होना चाहिए, उनके बच्चों का इलाज भी सरकारी अस्पतालों में होना चाहिए। इससे होगा क्या पता आपको? इससे ये होगा कि जब एक बेड पर मंत्री जी का इलाज हो रहा होगा और बराबर के बेड पर मेरे जैसे कोई किसान का बेटा पड़ा होगा, तो अगर उसके ड्रिप जो है मंत्री जी के बढ़िया वाली लग रही होगी तो उससे थोड़ी सी कम बढ़िया वाली हमारे में लग जाएगी। और डॉक्टर साहब भी पूरे हो जाएंगे, बेंगलोर भी भर जाएगा और साथ साथ दवाइयां भी आ जाएंगी। और मैं भी अपने लोकसभा क्षेत्र में नील भाई के अस्पतालों में निरीक्षण करके आया। मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, ईसीजी मशीन नहीं है, और तो डॉक्टर नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है, और तो और आप मत पूछो ऑक्सीजन नहीं है। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां गोरखपुर में सैकड़ों बच्चों की जान ऑक्सीजन की कमी से गई। और याद करो कोरोना काल कितने लोगों को तड़प तड़प के जान चली गई, लेकिन ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पाई सरकार। और याद करो ये वही क्षेत्र है जहां से बड़े पैमाने में मजदूरी के लिए लोग जाते हैं। कोरोना काल याद होगा, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार मजदूरों को जाने के लिए बस ट्रेन की व्यवस्था भी नहीं करा पाई। ये हैसियत है सरकारों की। आप समझो, एक तरफ ये पुल बरसाते हैं, एक तरफ ये बड़ी बड़ी ट्रेनें चलाते हैं, लेकिन जब मजदूर किसान कमेरों की बात आती है, महिलाओं की बात आती है, तो ये हाथ सीधे लेते हैं, बोलते हैं हमें कुछ नहीं। इसलिए मैंने मांग की कि शायद देश अभी कोरोना जैसे अगर कोई विपदा आ जाए निपटने में तैयार नहीं है, तो बुलेट ट्रेन की बात करने से पहले अच्छे इलाज की व्यवस्था करा दो। और जो लोकल ट्रेनें हैं, हमारे यहाँ पैसेंजर ट्रेनें हैं, उनमें डब्बे बढ़ा दो, तुम्हारा भला हो जाए। कुछ तो करो गरीबों के लिए। आज जाति धर्म देख के कार्रवाई हो रही है। आपने देखा मध्य प्रदेश में शहजाद भाई का मकान किस हालात में कर दिया, और ये कल अगर शहजाद निर्दोष साबित हो गया तो क्या ये सरकार उसका मकान बनवा देगी? उसकी गाड़ियों का रेट करार दे दिया गया। बात शहजाद की नहीं है, बात इंसाफ की है। अगर कोई मुसलमानों को, कोई सिखों को, बुद्धिस्टों को, जैनों को, ईसाइयों को कमजोर समझ के कुचलने का काम करेगा तो टकराने के लिए चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। अभी अभी हम पटाला से निकल के आए हैं, मेरे भाई छोटे लाल प्रजापति को मार दिया गया, उसकी पीट पीट के हत्या कर दी गई। मैं सबसे पहले सभा में नहीं है वहां गया अपने परिवार के आंसू पूछने के लिए। मैं जाति को नहीं मानता, मैं बहुजन। कभी कभी मैं जो कुछ मांगे उठाता हूं उनके कारण मैं आज मन पर उन पर बात नहीं करना चाहता। कुछ कारण होते हैं, कभी कभी किसी को इशारा देना पड़ता है, किसी को इशारे से समझाना पड़ता है। लेकिन मैं छोटे लाल प्रजापति जी के यहाँ गया और उसका घर देखा रामेश्वर कौन जी, मैंने मुझसे मत पूछो मेरे दिल में कितनी पीड़ा हुई। 3 फीट का गेट है उसका, मेरी कमर की रीति कहती तिरछी करके मुझे जाना पड़ा। और मैं अकेला नहीं गया, एसडीएम को लेके गया, सीओ को लेके गया, एसएचओ को लेके गया, तमाम अधिकारियों को लेके गया, समाज कल्याण अधिकारियों को। घुसो, देखो तुम्हारी कमर तिरछी होती है कि हमारे घरों में जाते हुए। सरकार कहती है प्रधानमंत्री आवास योजना, कहाँ आवास योजना? छोटे लाल प्रजापति का घर कच्चा है, उस गांव में रहने वाले दलित गृह घर कच्चे। यह है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने मांग की कि जो आरोपी बाकी है उनको गिरफ्तार करो। मैंने मांग की कि छोटे लाल प्रजापति को 1 करोड़ रुपए का मामला दो। मैंने मांग की उसके बेटे को नौकरी दो एक सरकारी। आज मैं उत्तर प्रदेश में उस ताकत में नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं आने वाले समय में आप सब लोगों की मेहनत से अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में ताकत में आ जाते हैं, किसी समस्ती की हिम्मत नहीं होगी कि किसी दलित पिछड़े वर्ग के, किसान के, मेरे वर्ग के व्यक्ति पर मांग उठा दे। मेरे अपमान करना तो बहुत दूर की बात है, अपमान सोचना भी नहीं, उसको सोचने में भी डर लग जाएगा। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं,
लेकिन जाति के आधार पर अगर कोई शोषण करेगा तो फिर संघर्ष होगा। मैं साथ साथ ये नहीं कहना चाहता, एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि लाखों महिलाओं के साथ रेप हत्या हो रही है। आप एनसीआरबी के डाटा को और विस्तृत करा लो। अगर 90% ये महिलाएं दलित पिछड़े वाले समाज की नहीं हुई, आदिवासी समाज की नहीं हुई, तो आप जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। इस देश में जाति के धर्म के आधार पर जुर्म होता है। मैं गारंटी देकर कहता हूं, किसी सामंती ने अगर किसी बच्ची को छू लिया हमारे ताकत में होने के बाद, तो शाम तक अगर वो जेल की सलाखों में नहीं हुआ और उसने ये नहीं कहा कि दोबारा ऐसी गलती मत करना, उसी दिन अपने पद से इस्तीफा देके घर बैठ जाऊंगा। मेरी बात को मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरी बात का भरोसा करो। बहुत ठगे गए लोग बहुजन समाज के लोग। तुम लोग ये अनु पटेल, ये जब मेरे पास बैठे मैंने बात की, और विश्वास करो आने वाले समय में बांदा के लोगों प्रदेश अस्पताल नेतृत्व देंगे हम लोग। आपको याद रखना मेरी बात को। आप लोग जब मेरे पास बैठे इनकी एक ही वो थी कि भाई मैं बहुजन समाज के लिए, पिछड़े दलितों के लिए काम करना चाहता हूं। मुझे विधायक नहीं बनना, मंत्री नहीं बनना, मुख्यमंत्री नहीं बनना। मैंने तमाम पार्टियों को मैं कोशिश की कि उनके जरिए हमारे लोगों का भला हो जाए। कोई हमारे लोग सुनना नहीं चाहता। मैंने इनसे कहा भाई अपनी एनर्जी को खराब मत करो। काशीराम साहब कहते थे कि दूसरों का बैलों के छोटे अपनी झोपड़ी अपने घर में आ जाओ, अपने घर में आ जाओ और मिलकर काम करो। एक दिन वो आएगा कि उत्तर प्रदेश आप लोग चला रहे होंगे और उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम करोगे आप लोग। मैंने 43 पेंशन के लिए आवाज उठाई। मैंने आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, प्रधान सेवक, पीआरडी के जवान, होमगार्ड के जवान, पुलिस के भाइयों के लिए, तमाम जितने लोगों की परेशानियां अर्धसैनिक बलों के लिए। और आप ये देखो कि कल मजबूरी में कैबिनेट में चर्चा हुई कि ओल्ड पेंशन स्कीम पे क्या करना चाहिए, क्योंकि विरोध तेज हो गया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता, ओल्ड पेंशन स्कीम भी हम लोग लागू कराने रहेंगे। मेरी बात को आप लोग याद रखना। साथ साथ हमें ओल्ड पेंशन वालों का तो ख्याल है, लेकिन सड़कों पे संघर्ष कर रहे पढ़े लिखे नौजवान का भी ख्याल है। आप ये बताओ, अब आपके यहाँ पुलिस भर्ती का पेपर दोबारा हो रहा है। जब ये पेपर लीक हुआ तो सबसे पहले आवाज हम लोगों ने उठाई। तो मुख्यमंत्री ने भाषण दिया कि ये झूठी बात है, पेपर लीक नहीं हुआ, मैं मुकदमा कर दूंगा। मैंने कहा कर दो मुकदमा, नहीं डरते मुकदमों से। आपकी जेल से नहीं डरते, कर दो मुख्यमंत्री जी मुकदमा। लेकिन बाद में खुद मान लिया। और फिर अभी 2 महीने पहले मैंने सवाल पूछा लेटर लिखते कि मुख्यमंत्री जी आपने कहा 6 महीने के अंदर पुलिस की भर्ती कराएंगे, 6 महीने होने को कहा है भर्ती। तो उनको समझ आ गया कि चंद्रशेखर आजाद छोड़ने वाला नहीं है। अब ये 65-70 साल वाला नेता नहीं है जो सुबह कुछ कहता शाम को कुछ कहता भूल जाता। ये तो 40 साल से भी कम उम्र का नौजवान है। ये तो बेरोजगारों में से एक है। ये छोड़ेगा नहीं। तो फिर उन्होंने भर्ती को अब आपके यहाँ पुणे शुरू करा दिया। आप देखना जब भर्ती का रिजल्ट आएगा तो कितने बच्चों को, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, ये आपको खुद पता लग जाएगा। ये देना नहीं चाहती सरकार। और इसका उदाहरण 69,000 शिक्षक भर्ती। मेरे भाई यहाँ बैठे उन्होंने देखा किस तरह से हमने 69,000 शिक्षक भर्ती में लड़ाई लड़ी। 5 दिन पूरे आसमान के नीचे सड़क पे, तख्ती सड़क पे 100 लोग अपने संघर्ष किया। 6,800 नौकरियों की लिस्ट जारी करवाई। फिर वो लोग हाईकोर्ट चले गए, वो नौकरियां रोक दी गई और फिर उनको न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। लेकिन मैं सरकार को जानता हूं, मुझे पता है सरकार पिछले दरवाजे से अपने लोगों को सुप्रीम कोर्ट भेज देगी और सुप्रीम कोर्ट में बैठे उनसे प्यार करने वाले जज उस फैसले को पेंडिंग में गिर देंगे। फिर बच्चों की नौकरी सरकार पिछले दरवाजे खींचने का काम करेगी। इसलिए मैंने मांग की कि अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बननी चाहिए और SC/ST OBC के बच्चों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी हाई जुडिशल में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारे बच्चों को वहां नौकरी मिलनी चाहिए। हमारे
जज बनना चाहिए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सारे काम तभी होंगे जब राजनीतिक शक्ति बनाओगे, और राजनीतिक शक्ति वोट से बनती है। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, आपने सबका साथ दिया। आप बताओ क्या मेरा अधिकार आप पे कुछ बैठता है नहीं बैठता है? जो लोग कहते हैं कि बैठता है वो दोनों हाथ खड़े करो। उधर के लोगों ने कम हाथ उठाया, जरा देख रहा। अच्छा हाथ नीचे करो। ये बताओ आपके आने वाली पीढ़ियों का देश में क्या होगा? कोई जवाब है आपके पास? बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो सारी समस्याओं को हल कर सकती है, और वो चाबी आपके अंगूठे में है। जिसका बटन दबाओगे उसके पास ताकत आ जाएगी। अच्छा बताओ, जब चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी से काबिज होगी तो बताओ आपके हाथ खाली होंगे क्या? बताओ। आप अपना भविष्य खुद बना सकते हो, आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो, आप अपने लिए जमीन खेलेंगे रोजगार की और आजादी के जीवन की व्यवस्था कर सकते हो, अगर आप अपने फैसले मजबूत कर लो। मैं कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा हूं, और जब तक जीव कर तुम्हारा रहूंगा। मगर कहना चाहता हूं तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ। यहां नहीं खड़े होना है, अपनी जिम्मेदारी पे खड़े होना है। मुझे कहना चाहता हूं अपनी जिम्मेदारी समझो, बात हो जाओ, और प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री का जो चुनाव आएगा, अब घर तक ये बात पहुंचा दो कि अब हमें चंद्रशेखर आजाद को आजाद समाज पार्टी को मौका दें। कर दोगे नहीं कर दोगे? मुट्ठी बंद करो दोनों में। और बताओ जो 11 तारीख को दिल्ली कूच के लिए मैंने आपसे अपील की है, बताओ कितने लोग आओगे? बादल से बताओ। मेरा दिल रखने को बोल रहे हो या सच में आने वाले हो? बताओ। हाथ नीचे करो। अब वही हाथ उठाना जो आएगा। लो हमें नहीं, ये संघर्ष है, जंग का मैदान। निमंत्रण नहीं भेजा जाता। जिसके मन में आग होती है, जो अपने अधिकारों के प्रति सचेत होता है, जो अपने आप को जिम्मेदार मानता है, वो आता है। आप बताओ 11 सितंबर को दिल्ली में हमने रामलीला मैदान में संविधान लीला करने की तय कर ली है। बताओ कौन कौन आएगा? हाथ उठा के बताओ। नहीं, मेरा भरोसा नहीं हो रहा। तुम ही भर दोगे मैदान में, तुम सारे हाथ उठाए। वही उठा जो आएगा। ये मुस्लिम भाई कोई है क्या? आज 3 बार पूछ लूंगा इससे, ये 3 बार पूछू तो पक्का हो जाएगा क्या? 3 बार हाथ उठाओ जो लोग आएंगे। से पक्का हो गया। मैं पुनः आयोजक कमेटी को, सभी सम्मानित वक्तागणों को, हमारे मीडिया के साथियों को, पुलिस के साथियों को और मेरे पूरे परिवार को जो आज सुबह से उपस्थित है, दोनों हाथ जोड़ के जयवीर करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और ये वचन देता हूं कि जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हम मर तो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और महान पुरुषों के मिशन को पीछे नहीं जाने देंगे। ये वादा मैं आपसे करता हूं। धन्यवाद। बहुत